Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is another achievement of Bohr's model of atom. Another achievement of Bohr's model of atom was that by using the postulates of Bohr's model of atom, we can easily calculate energy of an electron in different orbits in case of hydrogen as well as in case of hydrogen like species. Hydrogen like species का मतलब यहाँ पे है वो एटम्स जिनके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन हो. जैसे हमारे पास हीलियम पॉजिटिव है. आपको पता है कि हीलियम जो होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 2. एंड जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है, तो इसमें से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब इसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज लाइक हाइड्रोजन. अब इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. जैसे हमारे पास है लिथियम डाइपॉजिटिव. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. अगर इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है लिथियम के एटम में से, तो अब इसके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो इट्स लाइक हाइड्रोजन. तो इन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. तो और एक अचीवमेंट जो है दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से हम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास 2 तरह की एनर्जीज होती है. ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, दैट एनर्जी इज द सम ऑफ, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एटम है, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी को हम E से दिखाते हैं. E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के पास तब होती है व्हेन दैट बॉडी इज इन मोशन. Kinetic energy is the energy possessed by the body when it is in motion. और आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है एटम में, और बोहर ने बोला कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स, जिसका उसने नाम दिया था ऑर्बिट्स. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर इन मोशन. और इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होने का मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस. वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता बिकॉज इट्स बाउंड. ठीक है, तो इसकी वजह से इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की विच इज अवे फ्रॉम द एटम, विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, या जिसको हम बोलेंगे विच इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एट इंफिनिटी. जब ये इंफिनिटी पे हो, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, एंड दैट मैक्सिमम इज 0. और वो कहां पे होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, जब ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है. When force of attraction of the nucleus is not applying on that very electron. ठीक है, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, that is 0 when it's at infinity. और जैसे ही हम
इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के, इन्फिनिटी से उठा के न्यूक्लियस के क्लोज लेके आएंगे, तो हमें इस पे वर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें इस पे वर्क करनी पड़ेगी और दैट वर्क जो है इसमें स्टोर हो जाती है एज पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लेके आ जाते हैं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होने का मतलब हियर इसकी पहले इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, वो 0 था। तो अब जैसे डिक्रीज हो जाएगी तो इट मीन्स अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बन जाएगी। और जब हम इसको न्यूक्लियस के पास लेके आ जाते हैं, इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज नेगेटिव। यहां पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, और किसके बराबर है? दैट एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी हियर इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। दैट नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है, विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, is equal to negative K. K is the Coulomb's force constant, Z is the atomic number, E is the charge on electron, and R is the distance. ठीक है, R is the distance. तो this is the potential energy of an electron which is close to the nucleus. इसके पास kinetic energy है because it's revolving, and at the same time it's having potential energy because it is bound to the nucleus. ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, दैट्स इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और इससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी जो जब हमने रेडियस ऑफ डिफरेंट वेरियस ऑर्बिट्स का पढ़ा था प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो हमने वहां पे एक इक्वेशन लिखी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स को आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। तो यहां पे हम एम वी स्क्वायर को यहां से हम निकाल सकते हैं, तो किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो अब एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर, इसको अब हम यहां पे पुट कर देते हैं। एम वी स्क्वायर की जगह पे के जेड ई स्क्वायर बाय आर लिखेंगे हम, तो किसके बराबर होगा? दैट्स इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय, यहां पे 2 ऑलरेडी है, 2 आर माइनस क्यों आएगा? बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब हमारे पास ये जो है, दिस इज हाफ ऑफ दिस टर्म इज हाफ ऑफ दिस। ठीक है, जब हम छोटे में से बड़े को माइनस कर देते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बन जाएगा? दिस टर्म इज हाफ ऑफ दिस, सो हाफ हमारे पास बच जाएगा, कैट टू विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो क्या करेंगे? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स को निकाला था, वहां पे हमने r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल वो हमने निकाल दिया था, एंड दैट वाज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k एंड z। ठीक है, यह हमने
जब हमने रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था तो वहां पे हमें r इसके बराबर आया था। तो अब हम r की वैल्यू इसमें यहां पे r की जगह पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि r यहां पे डिनोमिनेटर में है तो ये वाली जो टर्म है ये इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट होने का मतलब यहां पे 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम के जेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। तो इसके बाद अब यहां पे क्या बचा हमारे पास, क्या बचा है, दैट इज 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू पावर 4, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, m सिंगल टाइम है, k यहां पे भी है, k यहां पे भी है, तो k स्क्वायर बन जाएगा। z यहां पे भी है, z यहां पे भी है, तो मल्टीपल हो जाएंगे, दैट इज z स्क्वायर बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास बचा n स्क्वायर h स्क्वायर और r बचा नीचे, तो क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर r, ठीक है। नीचे हमारे पास बचा n स्क्वायर h स्क्वायर r, ठीक है। दिस इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। एनी ऑर्बिट का मतलब क्या है, यहां पे हमें ऑर्बिट का नंबर देना पड़ेगा, तब जाके हमें उस इलेक्ट्रॉन की उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां पे मिटा रहा हूं। तो इसके बाद अब हमारे पास, क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है Z, दैट इज 1। तो जब हम Z की वैल्यू यहां पे 1 देंगे तो हमारे पास जो है एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर E4 m के स्क्वायर, तो Z की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, एंड n स्क्वायर h स्क्वायर r, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर r। और यहां पे माइनस साइन है, ठीक है, यहां पे माइनस साइन है और यहां पे भी माइनस साइन है, ठीक है। यहां पे भी माइनस साइन है, पहले यहां पे माइनस साइन थी, अब यहां पे मैंने लिख दी जो मैं भूल गया था, एंड यहां पे भी माइनस साइन है, ठीक है। तो जब हमारे पास पता है कि ये जो सॉरी यहां पे r नहीं होगा, क्योंकि इस r की जगह पे हमने जो रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स में निकाला था दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e स्क्वायर m के z के बराबर होता है। तो इस r की वैल्यू हमने यहां पे डाल दी है, ठीक है। तो यहां पे अब नीचे ये r नहीं होगा और यहां पे भी r नहीं होगा, ठीक है, और ना ही यहां पे r होगा, ठीक है, क्योंकि जो r है दैट इट्स वैल्यू जो मैंने वहां पे लिखा था, यहां पे मैंने लिखा था कि इसकी जो r जो है दैट्स इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k एंड z। क्योंकि ये यहां पे डिनोमिनेटर में है तो ये जो वैल्यू है ये इन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर हमारे पास ये आया था, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने 2 2 4 यहां पे इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वाली रिलेशनशिप आ गई। तो क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए यूज कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है दैट्स इक्वल टू 1, तो हमारे पास
जो इक्वेशन है दैट इज ई इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर E4m के स्क्वायर। जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो है बहुत सारे इसमें कांस्टेंट्स है। अब उनकी वैल्यू यहां पे दे देते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, दैट्स इक्वल टू -2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू E4 e raised to power 4, E is the charge on the electron, that's equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb raised to power 4 into mass of the electron in kgs is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg into k is the constant। ठीक है, Coulomb's constant, एंड इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर, एंड यहां पे इसका भी स्क्वायर है टू द एन स्क्वायर को हमें एज सच रखना है बिकॉज एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें बताता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने निकालनी है। ठीक है, तो एन कैन हैव डिफरेंट, इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, दैट वो हमें क्या दिखाता है, दैट के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। ठीक है, तो एन जो है इसको हम एज सच रखेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एन स्क्वायर इंटू एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज देने के बाद यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ये सब करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइड बाय दिस एन स्क्वायर। ठीक है, या किसके बराबर होगी, अगर हम किलो कैलोरीज में लिखें तो 313.6 किलो कैलोरीज पर मोल डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको किलो जूल्स में लिखें दैट इज -1312 बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, यह है एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालनी है इन फर्स्ट शेल, इन फर्स्ट एनर्जी लेवल या इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या करेंगे हम, ये E1 है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -1312 बाय एन स्क्वायर। एन जो है दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें नंबर ऑफ शेल बता देता है, और यहां पे हम पहली वाली शेल की एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं तो इसका यहां पे 1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू -1312 किलो जूल पर मोल इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट और द फर्स्ट एनर्जी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब हम इसी वाले रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिटल, विच इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू E1 एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट टू द n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। हम इससे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब अगर हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, फॉर
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिनको मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है, जैसे हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम डाई पॉजिटिव है, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth orbit in case of hydrogen like species is equal to energy of the electron in first orbit of hydrogen atom into z square by n square, where z square is the atomic number of that very hydrogen like species and n is the principal quantum number. It means that हम इलेक्ट्रॉन जो है, हमने जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की हमने एनर्जी पता लगानी है वो किस ऑर्बिट में है, वो किस शेल में है, ठीक है, तो वो वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी है, ठीक है। तो अब जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके जो वैल्यूज हो सकते हैं दे आर इंटीजर्स, इसके वैल्यूज 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, दैट एनर्जी इज क्वांटाइजर, दैट एनर्जी इज क्वांटाइजर। क्वांटाइजर का मतलब दे एनर्जी हैव फिक्स्ड वैल्यूज, उसके फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, ठीक है। Energy of an electron in different orbits of hydrogen or hydrogen-like species, their energy is quantizer, ठीक है। और जो यहां पे एनर्जी की वैल्यू है दैट इज इन नेगेटिव, एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। इट मीन्स दैट जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने बोला था एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है दैट इज नेगेटिव व्हेन इट कम्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, एंड जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो इसकी एनर्जी जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा इंक्रीज जो है जीरो की ओर आ जाती है, ठीक है। इट मीन्स दैट एनर्जी कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन फुली एटम से बाहर निकल जाता है, व्हेन इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, तो इसकी एनर्जी जीरो बन जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है इट्स एनर्जी इज हाई, ठीक है। इसके पास एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, इस एनर्जी इज लो, इसके पास बहुत कम एनर्जी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ जाती है, इट मीन्स दैट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटस में चला जाता है, मतलब क्या है, इट गोज फॉर फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस से दूर चला गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना कम हो जाएगा, और इसकी जो एनर्जी है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो पॉजिटिविटी की ओर जाती है, ठीक है। और यहां पे पॉजिटिविटी का मतलब पहले नेगेटिव थी, फिर वो जीरो बन जाएगी, जब ये फुली एटम से बाहर निकल जाएगा वो जीरो बन जाएगी, एंड दैट टाइम इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे जैसे n इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम एनर्जी कब होती है इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी जीरो के बराबर होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी। इट मीन्स दैट तब उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ठीक है।